60 दिन बीत गए हैं। हम लॉकडाउन के 4th फेज तक पहुंच गए हैं। अब हमें ये सारी जो ब्लेम गेम्स हैं वो हम पिछले 60 दिनों में यही करते आ रहे हैं कि कोरोना कहाँ से शुरू हुआ, चाइना ने शुरू किया, उसके पहला पॉइंट क्या था, या यहाँ पर आकर हमने प्लेन स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, हमको ये नहीं करना चाहिए था, हमको जमातें का को रोकना चाहिए था, उन्होंने फैलाया है। हमें लगता है ये सारी ब्लेम गेम्स अब बंद कर देनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये भूल जाना चाहिए कि किसने शुरू किया, कौन शुरू किया, क्योंकि शुरू करने वाले या बढ़ाने वाले सिर्फ एक कौम नहीं है। एक बीच में अभी ये बात उठी थी कि ईद आ रही है तो बहुत मुश्किल हो जाने वाला है, लेकिन आप लोगों ने देखा पूरे रमज़ान के महीने में मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत संयम से अपने आप को पेश किया है। उनकी तारीफ करनी चाहिए। तो मैं जानता हूं कि हर इंसान अपने अपने फ़र्ज़ को निभा रहा है। जिन्होंने भी तोड़ा है वो उसने अपने नागरिक के कर्तव्य को तोड़ा है। एक बहुत खूबसूरत डायलॉग था महाभारत में, जब भीष्म पितामह विदुर को कहते हैं कि मनुष्य सबसे पहले पिता होता है या राजा होता है या पुत्र होता है, उन सबसे पहले वो नागरिक होता है। और जो कोई भी अपने नागरिक के कर्तव्य को तोड़ता है या भूल जाता है, तब तब राष्ट्र को हानि पहुंचती है। ये हर नागरिक का कर्तव्य था कि डिस्टेंसिंग की जावे। ये हर नागरिक का कर्तव्य था कि लॉकडाउन में समझ के बाहर निकले। टूटा, चलो खैर, अभी मैं समझता हूं कि हमें ये नहीं मानना चाहिए, कि हमें भूल जाना चाहिए किसने शुरू किया। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या जमात या वो सबको भूल कर, या चाइना ने किया है। अब हम स्टेज 4 पे पहुंचे अपने लॉकडाउन के। पूरे वर्ल्ड में ये पहुंचा, और मैं अपने इंडिया की बात करूंगा कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। और आगे मैं इसलिए बढ़ना चाहता हूं कि अपने पिछली वीडियो में मैंने ये बात पर पूरा स्ट्रेस दिया कि सबसे ज़्यादा नुकसान वर्किंग क्लास के कामगारों को, जो वर्किंग क्लास में जो काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान वर्कर्स को हुआ है, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन अब बात ये कि जा तो रहे हैं वो लोग अपने अपने गांव में। कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा वो देखना है। लेकिन एक और जो चिंता का विषय है जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूं, वो चिंता का विषय जो है वो उससे भी बढ़कर है, क्योंकि वो स्टेज आगे बढ़ की स्टेज के है कि आपको अगर सपोज किसी को कोरोना हो जाता है या पॉजिटिव मिलता है, उसके बाद क्या? आज के अगर सिचुएशन में जितने मुझे फीडबैक मिल रहे हैं, आप देखोगे तो ये बहुत चिंता का विषय हो गया है। कोई आदमी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो बात शुरू हो जाती है क्वारंटाइन की, बात शुरू हो जाती है आइसोलेशन सेंटर की, बात शुरू हो जाती है कि कहाँ रखेंगे। आपको मैं बता दूं कि बंबई जैसी नगरी में, मुंबई जैसी नगरी में ये एक बात बहुत गंभीर सोचने का विषय है कि अगर किसी को कोरोना का पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो इमीडिएटली सारी मशीनरी काम करती है कि अभी इनको कहीं पर अलग से इनको आइसोलेट करो। और जब वो बंदा ढूंढने की कोशिश करता है हॉस्पिटल में, तो माफ करना, धक्के खाने पड़ते हैं उससे। मैं अपने नज़दीकी एक अपने कलीग के का एग्जांपल दे दूंगा आपको, बहुत ताज़ा एग्जांपल है। उनके फादर को पॉजिटिव हुआ कोरोना, और वो जब डिसाइड किया गया कि इनको किसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तो हॉस्पिटल की शुरुआत, हॉस्पिटल को ढूंढने की शुरुआत ही, मुझे पता नहीं 125 से 200 कितने कोरोना के हॉस्पिटल्स हो गए हैं जो कोविड-19 के हॉस्पिटल्स माने जाते हैं। उन सब में फ़ोन करके उस बंदे को 50-60 जगह पे यही जवाब मिला, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। लेकिन क्या आप समझते हैं ये केस ऐसे ही जाने देने वाला है? ये तो एक बंदे का केस है जिसके पास इन्फ्लुएंस था। एक जो आम आदमी है, उसको अगर पॉजिटिव हो जाएगा और अगर वो हॉस्पिटल में जाएगा, तो उसको तो लगता है कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, लोग मेरे को अंदर ले लेंगे और मेरे को ठीक कर देंगे। लेकिन पता लगा कि इस हॉस्पिटल में नहीं साहब, कोई बेड नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, फोन घुमाया, सर इधर भी नहीं है। अगर आप समझिए एक कॉमन मैन, एक साधारण मनुष्य जिसके पास कोई परिचय नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसका क्या होगा? ये देश का विषय है, क्योंकि एक आदमी को होगा तो 10 आदमी को होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर अगर कोरोना के को से लड़ना है तो अब आपको बनाने पड़ेंगे आइसोलेशन सेंटर्स, क्योंकि अगर नहीं मिलेंगे, अगर हॉस्पिटल्स, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी हिचकिचाते हैं आजकल, मैंने सुना है। मैं आपको अगर एक बहुत ही सैड और बहुत एक एग्जांपल अगर मैं आपको सुनाऊं तो आपको भी बहुत ही दुख पहुंचेगा कि एक 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 महिला
जिसका डिलीवरी का टाइम हो गया था, और वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया डिलीवरी के टाइम पे। तो हॉस्पिटल वाले ने कहा पहले आप सर्टिफिकेट लेके आइए कि आप पॉजिटिव है कि नहीं। उसको बेचारे को घुमाना पड़ा और सर्टिफिकेट उसको नहीं मिला। 2 दिन इसमें बीत गए, और अल्टीमेटली जाकर हमारे किसी पहचान वाले ने जब उसको एडमिट किया और बाद में जब उनको डिलीवरी की गई तो आप जानते हैं बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। अंदर बच्चे के अंदर जो कॉर्ड होती है उसके गले में फंस जाती है। 2 दिन लेट किया गया। ये बात अगर एक केस नहीं और बहुत केस बढ़ जाएंगे, अगर आपके पास बेड नहीं है, तो मैं सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा कि अब पूरी की पूरी मशीनरी आप लगा दीजिए। अब जगह जगह पर आप आइसोलेशन सेंटर बनाइए। ये तो मैंने अपने पिछले एक वीडियो में भी कहा था कि हर एमएलए, हर कॉर्पोरेटर, हर एमपी को अपने अपने एरिया में कम से कम 100 बेड वाला एक आइसोलेशन सेंटर बनाना चाहिए। बहुत पैसे हैं इन लोगों के पास, कोई जरूरत नहीं है सोचने की कि पैसे कहां से आएंगे। बनाइए, जिंदगी भर कमाया है, खर्च करने का वक्त आया, पुण्य करने का वक्त आया है। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है आइसोलेशन सेंटर्स की। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है अब वेंटिलेटर्स की, जो इवन अमेरिका के इतने बड़े प्रेसिडेंट ट्रंप को भी महसूस हुई थी कि वेंटिलेटर्स कम हैं, और उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो भी वेंटिलेटर्स हमें देना चाहता है हम 10 गुना दामों में खरीद लेंगे। वो ज़रूरत आज इंडिया में भी आ रही है, और मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी हमको कहा है कि हम इंडिया को डोनेट करेंगे वेंटिलेटर्स। अच्छी बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप हमें वेंटिलेटर्स वापस करना चाहता है। मोदी जी ने अपनी तरफ से दवाइयाँ भेजी थी। ये तो वर्ल्ड भर एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे, लेकिन बात आती है इंटरनली अपने देश की, तो देश को पहले अपने आप को संभालना चाहिए। मोदी जी ने बहुत संभाला है, मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा आह्वान किया है, लोगों ने फॉलो भी किया है। लेकिन जैसे कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं आया हूं, अब से कोई भी बिचौलिया नहीं रहेगा। लेकिन माफ करना, कहानियां सुनता हूं मैं, बीच बीच में मुझे अभी भी दिख रहे हैं काफी बिचौलिए घूम रहे हैं, किल्विश के बाशिंदे बनकर घूम रहे हैं, शकुनी के भांजे बनकर घूम रहे हैं। आज भी मुझे कई लोगों ने केस बताया, सर इवन हॉस्पिटल्स को चेंज करने में, कोविड हॉस्पिटल बनाने में भी बीच में जो पैसे दिए जाते हैं उसके बीच में भी कई लोग अपना हिस्सा मांगते हैं। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि संकट के इस वातावरण में जहां पर मौतें हो रही हैं, आप लोग अपनी कमाई का सोच रहे हो। आपका जमीर कहां गया है? लेकिन इसके लिए प्रशासन को मैं आह्वान करूंगा कि देखिए, आप अपनी तरफ से तो मदद देते हैं, शायद अपनी तरफ से पैसे भी देते हैं, सबको देते हैं, लेकिन वो पैसे सही कॉज तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? बीच में कोई खाने वाला तो नहीं बैठा हुआ। उससे क्या होता है, जहां भी किसी भी चीज की हमारे देश में सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये वर्ल्ड की कमजोरी है, जहां डिमांड बढ़ जाता है, जहां सप्लाई कम होती है, वहां पर खाने वाले पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल कम है, बिस्तरे कम है, बेड कम है, मरीज ज्यादा हैं, तो नेचुरली जब मरीज आएगा तो बोलेगा हमारे पास सिर्फ एक ही बेड है, चलिए आपको इसको मैं देता हूं, थोड़ा ब्लैक में देता हूं। ये एक फितरत में, हमारे हिंदुस्तानियों की फितरत में कहां से आ गया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ गया है। लेकिन और वक्त पे कीजिए, इस वक्त तो मत कीजिए। इस वक्त तो बेचारे लोगों को आप आराम दीजिए, हेल्प दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं केस बताया है आपको, 2 केसेस, एक ये जो एक औरत का केस बताया है, प्रेग्नेंट वुमन का, और एक जो मैंने अपने कलीग का बताया है, इससे लगता है कि हमारे पास अभी कमी है, क्वारंटाइन या आइसोलेशन बेड की कमी है, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। मैंने सुना है इवन हमारे महाराष्ट्र के सीएम ने ये भी कहा है कि पूरे वानखेड़े स्टेडियम को वो लोग क्वारंटाइन सेंटर बनाने जा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत सारे बेड बन सकते हैं। मैं तो फिर वही रिपीट करूंगा जो मैंने कहा था कि हर एमपी, हर एमएलए, हर कॉर्पोरेटर को अपने पैसों से अपने अपने वार्ड में 100 बेड का बनाना चाहिए। ऑटोमेटिकली पूरा देश कवर हो जाएगा, क्योंकि ये एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर सिर्फ मुंबई में या दिल्ली में नहीं है, गाँव गाँव तक हैं। अपनी अपनी जगह पकड़ लीजिए ना, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर नागरिक अपना कर्तव्य संभालेगा, हर एमपी, हर एमएलए, हर कॉर्पोरेटर अपना अपना कर्तव्य निभाएगा। खैर, ये तो हुई कि क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर की बात। लेकिन इस हॉस्पिटल के पॉइंट्स में एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है जो बहुत अहम है, और वो इससे काफी ताल्लुक रखता है। वो है कि आपको कोरोना है कि नहीं है, इसके लिए टेस्ट जरूरी है। और मैंने सुना है कि आज भारत ने इतनी प्रगति कर ली है कि 1 लाख टेस्ट से ज्यादा, 1,30,000 शायद आज पहुंच गए थे, वो 2 लाख का टारगेट है। टेस्ट किए जा रहे हैं, टेस्ट बहुत जरूरी है। टेस्ट के बगैर आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कोरोना फैल रहा है कि नहीं। लेकिन उसमें एक जो स्टिग्मा आ गया है टेस्ट का, आम आदमी डरती है टेस्ट करवाने को। टेस्ट कराना जरूरी है, लेकिन आम आदमी स्वेच्छा से आके टेस्ट नहीं कराती,
वो वेट करती है जब तक उसको बोला नहीं जाता, किसी को सिम्टम आते तो टेस्ट करो। मैं समझता हूं कि अगर पूरे वर्ल्ड में इस बात के ऊपर अहमियत दी जा रही है तो यहां अहमियत दी जानी चाहिए कि टेस्ट फ्री कर दे दिया जाए, फ्री कर दिए जाने चाहिए। मैंने सुना है कि शुरुआत में प्राइवेट लैब को अलाउ नहीं किया गया था, गवर्नमेंट लैब भी कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट लैब ने जब मांगा तो उन्होंने कहा ठीक है आप करिए, लेकिन चार्ज मत करिए, फ्री कीजिए। लेकिन आप जानते हैं प्राइवेट लैब के बड़े बड़े पैसे होते हैं, बड़े बड़े मशीनें होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं, स्टाफ होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, और उनका आपस में थोड़ा सा झगड़ा हुआ थोड़ी देर के लिए, और बाद में फिर गवर्नमेंट ने पास कर दिया ओके चार्ज करो। और मैंने सुना है कि 4,500 पर टेस्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि एक अमीर आदमी के लिए कुछ नहीं है, वो करवाएगा, लेकिन एक आज के टाइम पे जिसको हम वर्कर्स कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं 100 पति 1,000 पति, जो दिन भर में कुछ भी नहीं कमा रहा है, आज तो वो भी नहीं कमा रहा है, उसको 4,500 रुपया कहां से लाएगा? करवाना जरूरी है, फिर वो जाएगा तो बीच में धांधलेबाजी होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को आगे आकर फिर से ये अपने कदम रख देना चाहिए कि नहीं, टेस्ट होंगे, फ्री होंगे। भले लैब का अगर लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट को उसको रेमिट करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर इतने लाख करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है तो लैब वालों को कह दे ठीक है आप करिए, आपको जो आपका कॉस्ट है हम आपको देंगे। तब जाके कॉमन मैन आगे आएगा। आज कॉमन मैन थोड़ा सा कतराता है, करवाना है लेकिन जाऊं, पैसा डर है कि मेरे को है कि नहीं। एक बार अगर आप कह देंगे कि टेस्ट अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, आप जाकर आप रिप्लाई कर सकते हैं, फ्री होंगे तो आएंगे, और जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतना ज्यादा कोरोना पर कंट्रोल होगा। अगर मैं एक कदम और आगे बढ़कर अगर एक और बात को मैं उजागर करना चाहूं तो दिखने में आया, आपने भी देखा होगा टीवी में कई न्यूज दिखाए जा रहे हैं, कवर करते हैं वो लोग, और वो उसमें सच्चाई भी होती है, कभी कभी सेंसेशन भी होता है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि कितने लोगों को जब कहीं पर जाके उनको आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि आपको यहां पर रहना है, लेकिन जब वो वहां से भागते बोलते सर कुछ खाना ही नहीं मिलता हमको, खाना ऐसे दिया जाता है जैसे जानवरों का खाना है। डरते हैं क्वारंटाइन सेंटर में जाने के लिए। ये किसी न किसी की तो कमी है, किसी न किसी की तो ये मिस्टेक है या गुनाह है कि आपको जब पैसे दिए गए हैं आपको आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए, क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए, वहां खाना भी सप्लाई होगा, वहां बेड भी होगा, वहां पर इक्विपमेंट भी होंगे, लेकिन अगर आदमी वहां रहने से डरता है तो कहीं ना कहीं दाल काली है। उस काली दाल को आप देखिए कि उसको कौन काला कर रहा है। उसको क्यों एक मरीज किसी एक जगह पर 14 दिन बैठने के बजाय कोई खिड़की से भाग जाता है, कभी भाग जाते हैं क्योंकि वो फिर शिकायतें करते हैं। उन शिकायतों को हैंडल कीजिए। मैं यही प्रशासन से कहूँगा कि ये चीज़ अब सब जगह आने वाली है, गांव तक जाने वाली है, गांव में भी लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। उसको इतना आरामदायक बनाइए कि लोग स्वेच्छा से वहाँ पर आके रहें। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ ज़रूरत पड़ती है सिर्फ ईमानदारी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हर शख्स, हर जिला, हर स्टेट में ईमानदारी आ जाए तो वो जो सेंटर बनेगा वो पब्लिक के हिसाब से बनेगा। पब्लिक वहाँ पर आके रहेगी, 14 दिन तक रहेगी, टेस्ट कराएगी। यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत है क्योंकि टेस्ट बहुत कराने पड़ेंगे आपको। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्वालिटी नहीं है, खाने की क्वालिटी नहीं है, वहाँ पर रहने की क्वालिटी नहीं है। कई जगह में इवन मैंने एक एक्स एमएलए ने भी एक वीडियो दिखाई थी जहाँ बताया देखिए ये क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, इसके बाथरूम देखिए, इसकी हाइजीन देखिए। ये क्यों एक किसी को मौका दिया जाता है बोलने का? है तो उसने इसको यूज किया, भले वो किसी से बदला लेना चाहता हो, लेकिन वो दिखाया तो गया टीवी में, और ये मनोबल को गिराता है। आपके पास कल ही मुझे कोई बता रहा था, मेरा टेक्नीशियन बता रहा था, सर दुबई में दिखाया है उन्होंने, सर उन्होंने जो वो क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, सर वो इतना बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, वहाँ पर सर वो ऐसा लगता है जैसे आईसीयू है पूरा। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा दुबई के पास बहुत पैसा है, वहाँ पर डिक्टेटरशिप भी है, यहाँ पर हमारे डेमोक्रेसी भी है। पैसों की हम वो नहीं कह सकते, उतने पैसे हमारे पास नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर ईमानदारी हो तो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो फिर ये बात नया प्रॉब्लम है कि कोरोना के केसेस भगवान ना करे जिस तरह से माहौल बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वो कोरोना को और बढ़ाएंगे। जब और बढ़ाएंगे तो टेस्ट और होंगे, टेस्ट और होंगे तो आइसोलेशन सेंटर की जरूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। ये एक पॉइंट पर मैं सोचता हूँ आगे की बात फिर वही रिपीट कर रहा हूँ जो पिछली वीडियो में कहा था, 20 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़ का जो आप आगे अनुदान देने वाले हैं या पैकेज देने वाले हैं, उसके पहले आप जिंदगी संभालिए। जिंदगी रहेगी तो वो लोग कमाएंगे, कमाना छोड़ दीजिए।
शराबों की दुकान खोल के आप चाहते राजस्व आय, भूल जाइए उसको। लोग शराब के बगैर भी रह सकते हैं, रह लाइए उनको, लेकिन कम से कम आइसोलेशन सेंटर्स और अपने क्वारंटाइन सेंटर्स की तो आप देखभाल कीजिए और देखिए कि कहीं वहाँ पर तो करप्शन घुस नहीं रहा। बस मैं यही एंड में कहना चाहता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारा देश हमेशा हर मुसीबत से लड़ा है, इस बार भी लड़ेगा और लड़के इस अंदर जो घुसने वाले जो शरारती तत्व हैं, जो जैसे मैं हमेशा किल्विश के बाशिंदे कहता हूँ, उन सबको पकड़ेंगे और उनको दूर करेंगे, तब जाकर हमारे देश में कोरोना बहुत जल्द भाग जाएगा।